Good morning, students. We have the present law and the movement. ठीक, लॉ एंड द मूवमेंट यानी कि महिलाओं के संबंध में कौन कौन से कानून हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हमने देखा था, अंतर्राष्ट्रीय कुछ कानून बनाए गए थे, कुछ कन्वेंशन बनाए गए थे, कुछ मूलभूत सिद्धांत बनाए गए थे महिलाओं के संबंध में लेकर। और आज हम वुमेन मूवमेंट ऑफ इंडिया, ठीक, वुमेन मूवमेंट ऑफ यानी महिला भारत में महिला आंदोलन। आपके सिलेबस में एक पॉइंट है, उस चीज़ को हम अध्ययन करेंगे, उस विषय के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो हमने देखा था अभी कि भारत में जब सभ्यता विकसित हुई उस समय महिलाओं और पुरुषों दोनों का अधिकार, कार्यक्षेत्र, विषय, सब चीज क्या थे, दोनों बराबर थे। ठीक है, दोनों हर एक कार्य में बराबर के भागीदार होते थे, हर एक क्षेत्र में बराबर के भागीदार होते थे, चाहे वो धन अर्जन के संबंध में विषय हो, चाहे वह किसी भी मूलभूत सिद्धांत पर अपना विचार व्यक्त करना, शस्त्र विद्या में जो चीज़ें हो, अध्ययन के क्षेत्र में हो, इन सब में पुरुष तथा महिलाओं का जो अधिकार था वो बराबर था वैदिक काल में। ठीक, तो हम वैदिक पीरियड के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। वैदिक काल, ठीक, वैदिक पीरियड के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो वैदिक पीरियड में जैसे कि देखा जाए, प्रारंभ में सभ्यता का जब विकास हुआ तो वैदिक पीरियड में जो भी चीज़ें, मूलभूत चीज़ें आई, पुरुष की क्या स्थिति है समाज में, क्या आवश्यक होता है, महिलाओं की क्या स्थिति होती है समाज में, क्या आवश्यक होता है। ठीक, वैदिक पीरियड में महिलाओं और पुरुषों की जो स्थिति थी, ठीक, महिलाओं वो सबसे उत्तम मानी जाती है। उसमें न महिला में कोई भेद था, न कोई विभेद किसी चीज़ में नहीं होता था, चाहे वो पॉलिटिकल क्षेत्र में हो, चाहे वो डिसीजन मेकिंग के क्षेत्र में हो, चाहे वह एजुकेशन में हो, चाहे एजुकेशन में, चाहे फिजिकल एजुकेशन हो, चाहे मेंटल एजुकेशन हो। ठीक है, किसी प्रकार का कोई भी विभेद वैदिक पीरियड में नहीं होता। ठीक है, यानी कि वैदिक पीरियड में क्या था, इक्वलिटी, महिला और पुरुष में पूरी समानता। वैदिक काल में महिला तथा पुरुष में क्या थे, संपूर्ण समानता, इक्वलिटी अमंग मेल एंड वुमेन। ठीक, यानी कि जब वैदिक काल था उस समय महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। फिर जैसे जैसे पोस्ट वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल आया, यानी कि उत्तर वैदिक काल यानी कि पोस्ट वैदिक पीरियड जब आया तो उस समय भारत में वर्ण व्यवस्था की गई, जात व्यवस्था की गई, कास्ट सिस्टम लाया गया। और उस कास्ट सिस्टम के लाने के बाद महिलाओं की जो थी स्थिति वो कंट्रोल करने लगी थी। यानी कि उत्तर वैदिक काल में एक पुरुष प्रधान समाज नहीं था, महिला और पुरुष बराबर प्रधान समाज था। फिर जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलती गई, उत्तर वैदिक काल आया, उस समय में क्या होने लगा, कंट्रोल होने लगा। यानी कि
प्रॉब्लम, यानी कि महिलाओं के ऊपर कंट्रोल करने की बातें होने लगी। यानी कि महिलाएं कौन सी शिक्षा ग्रहण करेंगी, महिलाएं किन संबंध में अपना अध्ययन करेंगी, महिलाओं को, ठीक है, महिलाओं को जो कार्य करना पड़ेगा वह पुरुषों से आज्ञा लेके करना पड़ेगा या पिता से आज्ञा लेके करना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें इस आधार पे होने लगी। यानी कि आप देखा जाए जितने भी अधिकार और राइट मिल यानी पुरुष को दिए गए थे, उससे कहीं ना कहीं उनके अधीन बनाए जाने का प्रावधान होने लगा। जैसा कि आज की परिस्थितियों में देखते हैं, आज भी 50 से 60% ऐसे घर की महिलाएं और औरतें होती हैं जो क्या कहती हैं, अपने पिता या अपने पति से परमिशन लेकर कोई काम करती हैं। उनका डिसीजन मेकिंग वो कोई स्वतंत्र रूप से सोच नहीं सकती है। ये इस चीज़ की नींव उत्तर वैदिक काल से धीरे धीरे रख दी गई थी, ठीक, पोस्ट वैदिक काल में। और इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए जैसा कि बौद्ध धर्म का विकास हुआ उत्तर वैदिक काल में ही, ठीक, तो उस समय का सबसे क्रांतिकारी विचार विषय अध्ययन माना जाता था, एक बदलाव का धर्म माना जाता था। उसमें भी महिलाओं में कोई खासी स्थिति के बारे में बेहतर वर्णन नहीं किया गया। उसमें क्या किया गया था, उसमें यही अध्ययन किया गया था, ठीक, उसमें यही अध्ययन किया गया था। उत्तर वैदिक काल में क्या किसका अध्ययन किया गया था, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं के संबंध में यही अध्ययन किया गया। जो महिलाएं होंगी उनका नियंत्रण पुरुष के अंतर्गत होगा, कौन सा कार्य करेंगे, इन सब चीज़ों को, शास्त्र विद्या में कितना पार्टिसिपेशन होगा, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करके पूरा प्रयास किया जाने लगा, ठीक। उत्तर वैदिक काल में भी जो बौद्ध आए, यानी कि बौद्ध धर्म जो होगा उसमें पूरा विकास करने को उनको भी माता यानी कि उनके महिला को पिता के अंतर्गत और पति के अंतर्गत रखा गया, उनके अधीन रखने का प्रयास किया गया। उसमें कोई इसी स्वतंत्रता के बारे में बात नहीं की गई। और फिर जब भारत के परिप्रेक्ष्य में महिला के संबंध में बात करते हैं तो भक्ति आंदोलन जब आया तो कबीरदास ने भी कोई इतना व्यापक विषय पे चर्चा नहीं की। उन्होंने महिलाओं को सांप से तुलना की, उनके विचार कैसे होते हैं, उनका किस तरह पलट जाती है, इन सब के बारे में यानी कोई खासा अच्छा, ठीक, व्यू नहीं रखा गया। हाँ, उन्होंने वैश्याओं के बारे में स्वतंत्र होते हैं, उनके पास कोई उपराध नहीं, उन्होंने एक अलग प्रकार से श्रेणियाँ बना दी थी, ठीक है। यानी कि भक्ति काल में जब देखते हैं 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास जब सूरदास आते हैं, सूरदास के समय में महिलाओं के संबंध में उन्होंने बहुत अच्छे विचार रखे, एक स्वतंत्र विचार रखा। महिलाएं स्वतंत्र रूप से, जो गोपियाँ होती हैं स्वतंत्र रूप से प्रेम कैसे कर सकती हैं, उनका अपना डिसीजन कैसे हो सकता है। यानी कि सूरदास ने जो थे भक्ति आंदोलन में, उन्होंने महिलाओं को लेकर काफ़ी खुले विचार रखे। अपने दोहों के माध्यम से, अपने ग्रंथों के माध्यम से, अपने कमेंट्रीज के माध्यम से उन्होंने महिलाओं की स्थिति को बेहतर से समझाने का प्रयास किया। और मीराबाई भी को हम देखते हैं, उन्होंने महिलाओं के संबंध में काफ़ी स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचार रखे, ठीक। फिर जब बात आ जाती है इनकी यानी कि इस्लामिक पीरियड में, भारत में जो इस्लाम आक्रांता आए, इन्वेडर आए, ठीक, उनका जो भय था, ठीक, जैसा कि इस्लामिक आक्रांत आए, उनका मेन पर्पस यहाँ से धन लूटना था, अत्याचार करना था। इन सब के डर से महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार तो हुआ नहीं और ज़्यादा अव्यवस्थाएं फैलने लगी, ठीक। तो इन्हीं सबको आधार मानकर फिर हम आके देखते हैं अंग्रेजों के संबंध में, ठीक है। यानी कि देखते हैं
ब्रिटिश पीरियड आया भारत में, तो उस समय भी महिलाओं को शोषण के तौर पर देखा जाता था। ठीक है, दया करुणा भाव की भावना रखी जाती थी। ठीक है, यानी कि भक्ति आंदोलन में क्या था, भक्ति आंदोलन में यह हुआ, उन्हें स्वतंत्र नहीं रखा जाता था, उन्हें करुणा और दया की दृष्टि से देखा जाता था। जैसे ठीक है, उन्हें एक वस्तु के रूप में प्रयोग किया जाने लगा था। फिर परिस्थिति धीरे धीरे चेंज हुई, जब ब्रिटिश काल आया, कुछ क्रांतिकारी समाज सेवी, इन्हें पुनर्जागरण काल में हम कह सकते हैं राजा राम मोहन राय। ठीक है, यानी कि इन्होंने राजा सती प्रथा, ठीक, सती प्रथा का अंश, सती प्रथा के संबंध में इन्होंने अपने उस समय गवर्नमेंट से, ब्रिटिश सरकार से सती प्रथा खत्म करने, सती प्रथा को समाप्त करने के लिए एक आंदोलन चलाया। उस समय इतना खासा फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन एक प्रकार से ये वो हो जाने लगा, यह एक प्रभाव प्रकट हो जाने लगा कि महिलाओं के संबंध में, ठीक है, महिलाओं के संबंध में जो सती प्रथा है, ठीक, वह एक अच्छा विषय नहीं है। इसे महिलाओं को जबरदस्ती सती या जला दिया जाता है। ठीक है, सती बना दिया जाता है। ठीक है, तो राजा राम मोहन ने, ठीक, ब्रह्म समाज उन्होंने स्थापना की, उन्होंने सती प्रथा को बंद करने की सती प्रथा एक्ट, डिमोलिश एक्ट लेके आए। ठीक है, इसमें आए कौन आए, ठीक, इसमें कोई है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर आए, जिन्होंने पुनर्विवाह, महिलाओं के विधवा विवाह जैसे कि कपूर जो समर्थन किया, और 1856 में, ठीक है, ठीक है, आंदोलन चलाया। ठीक, विधवा विवाह के संबंध में आंदोलन चलाया, विधवा पुनर्विवाह अग्रिम पारित करवाया। महिलाओं को, जो महिलाएं जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते थे, या कहीं युद्ध में गए, या कहीं भी कोई परिस्थितियाँ हुई, खत्म हो जाते थे, उनका विवाह, कोई व्यवस्था नहीं होती थी। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने इस विषय में काफ़ी क्रांतिकारी कदम उठाया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में दयानंद सरस्वती, ठीक है, आर्य समाज का सपना जिन्होंने किया, इन्होंने बाल विवाह के संबंध को रोकने के लिए सारदा एक्ट पारित करवाया। ठीक है, बाल विवाह चाइल्ड मैरिज एक्ट 1930 पारित करवाया। ठीक है, एक मिनिमम एज निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। महिलाओं की मिनिमम एज किसमें होगी, कितनी होगी, महिलाओं की मिनिमम एज वाली कितनी होगी, निर्धारित करने का प्रयास करवाया। यानी कि महिलाओं के संबंध में उनकी स्थिति को सुधारने के लिए काफ़ी अथक प्रयास किए गए। ठीक है, काफ़ी अथक प्रयास किए गए। उसके बाद भारत लगभग, ठीक, अब भारत 1947 में आज़ादी के मुहाने पे खड़ा हुआ। तो उसके बाद भारतीय संविधान में, ठीक है, भारतीय संविधान में हमने देखा, चर्चा कर चुके थे 15, 16, 17, ठीक है, 14, 15, 16 में महिलाओं के संबंध में काफ़ी प्रावधान किए गए। ठीक है, आर्टिकल 21 में काफ़ी प्रावधान किए गए।
ठीक। डीपीएसपी में भी प्रावधान किए गए, आर्टिकल 38, 39 में जो प्रावधान डाले गए कि महिलाओं को संबंधों की स्थिति को सुधारने के लिए राज्य बहुत सारे कदम उठाए गए, इसके बारे में हमने चर्चा की। फिर हम देखते हैं कुछ ऐसे मूवमेंट हुए जो आज़ादी के बाद हुए थे, ठीक है। जैसे अब आज़ादी के बाद से क्या हुआ कि महिलाओं के जो विषय थे वो महिलाएं नहीं उठाया करती थी। महिलाओं के विषय जैसे कि क्रांतिकारी में देखते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में देखते हैं, महिला में जो पार्टिसिपेशन हुआ करता था तो उनका पूरा पार्टिसिपेशन नहीं हुआ करता था। यानी कि उस समय जो अपने लिए कुछ चीज़ें लिखा करते थे तो अपना नाम लिख नहीं करते थे, दूसरे के नाम से लिख प्रकाशित करते थे, ठीक है। उनकी ये स्वतंत्रता भी नहीं दी गई थी कि वो कैसे करेंगे। हाँ, स्थान दिया गया, बहुत आगे लाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो अपनी डिसीजन लेने में सच फ्री नहीं होती थी, ठीक है। अब फिर हम देखते हैं जब 1950 की बात है, 1950 की बात है, महिलाओं की जो स्थिति क्या थी उसमें क्या थी, वो अपने विचार पूरी तरह से स्वतंत्रता पूर्वक नहीं रख सकती थी, ठीक है। उनको कोई आंदोलन के सामने आने के लिए एक अलग से फंडिंग की व्यवस्थाएं नहीं थी, ठीक है। तमाम ऐसे व्यवधान थे। तो इसके परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं 1973 में एक चिपको आंदोलन आया, चिपको आंदोलन, ठीक है। 1972-73 में क्या है, चिपको आंदोलन। सुंदर बाहुड़ा जिसमें थे, सुंदर बाहुड़ा जो उसमें, ठीक है। चिपको आंदोलन को अग्रणी बनाया जिसमें महिलाएं क्या थी, महिलाएं उस समय वहाँ में क्या था, उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ। उत्तराखंड में इस प्रकार से स्टार्ट हुआ कि उस समय उत्तराखंड में जो थे लकड़ियाँ होते थे उसके क्रिकेट बैट बनाने के लिए एक पब्लिक प्राइवेट कंपनी को एक टेंडर दे दिया गया और वो पेड़ को काटने लगे। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, वहाँ के पुरुषों को शराब की लत लगाई। जैसे जब शराब की लत हो जाएगा तो उनकी लकड़ियाँ ले लेंगे, सोते रहेंगे शराब पी लेने के बाद। लेकिन क्या किया उन्होंने, फिर वहाँ की जो महिलाएं थी उन्होंने क्या किया, जितने भी पेड़ काटे जा रहे थे उसमें जाके चिपक गए। यानी कि पेड़ तभी कटेंगे जब वो उनको काटेंगे। इस प्रकार से आंदोलन काफ़ी रूप से सक्रिय हुआ, जिसमें इन्होंने ये कहा। फिर बाद में और चीज़ें इसमें जुड़ती चली गई, जैसे कि शराब को बंद किया जाए, उनके पुरुषों को शराब न दी जाए, पति को शराब न दी जाए, ठीक है। उनके समान कार्य के लिए समान वेतन रखने का प्रावधान किया जाए, उनको भी अच्छा वेतन दिया जाए। जिस प्रकार से पुरुषों को अपनी शक्ति और इच्छा के अनुसार, ठीक, शक्ति और इच्छा के अनुसार जो दिया जाता है वेतन, वो वेतन दिया जाए, ठीक है। फिर एक ताड़ी आंदोलन आया तमिलनाडु में। ताड़ी आंदोलन में भी यही हुआ था, जो शराब और दारू पी जानी थी उसको पूरी तरह से प्रोहिबिटेट किया गया, उस पर रोक लगाई गई, ठीक है। ताड़ी आंदोलन। तो आज हमने क्या देखा, भारत से उत्तर वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल में कौन कौन से आंदोलन में महिला के संबंध में लेकर हमने इस पर चर्चा की। और अब हम अगला विषय अगला टॉपिक क्या देखेंगे, अगला हम टॉपिक देखेंगे सीडा। सीडा के बारे में हम देखेंगे। सीडा यूनाइटेड नेशन ने तो कौन कौन से प्रावधान महिलाओं के संबंध में किए, कौन कौन से कन्वेंशन किए और उन कन्वेंशन में कौन कौन से प्रोटोकॉल किए, अगली क्लास की चर्चा हम इसमें करेंगे। यानी कि यूनाइटेड नेशन ने कौन से कन्वेंशन किए, किसको लेकर, महिलाओं को लेकर। कौन से कोई आयोग बनाया गया तो आयोग क्या बनाया गया, कन्वेंशन में कौन से प्रावधान थे, फिर उस प्रावधान कन्वेंशन को लेकर क्या भारत में कुछ ऐसे क्रांतिकारी कदम उठाए गए, भारत ने कब उसमें पार्टिसिपेट किया, उसमें कौन से प्रोटोकॉल हैं, इन सब चीज़ों की चर्चा अगली क्लास में।